हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि किस प्रकार मॉनेटरी सिस्टम एग्जिस्टेंस में आता है टाइम टू टाइम, एक मॉनेटरी सिस्टम एग्जिस्टेंस में आता है उसके बाद किस प्रकार वो वर्क करता है और किस प्रकार वो कोलैप्स हो जाता है। साथ ही साथ समझेंगे किस प्रकार जो मॉनेटरी सिस्टम है उसने सफ़र तय किया फिक्स्ड टू फ्लेक्सिबल। वन बाय वन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। बात अगर करें इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, तो ये एराज आए बाई मेटलिज्म 1870 टू 1875, क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड 1875 टू 1914, इंटर वॉर पीरियड 1914 टू 1944, ब्रेटन वुड एरा 1944 टू 1973, जमाइका एग्रीमेंट 1976। तो अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में कहूँ तो यहाँ ये जो ऊपर वाले एराज हैं हमारे जमाइका को छोड़कर, ये सब हैं हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। और लास्ट में जो हमारा जमाइका एग्रीमेंट है, यहाँ से होता है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो कि आज भी हमारा चल रहा है। आइए वन बाय वन सारे इन सिस्टम्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाई मेटलिज्म एरा की। बाई मीन्स टू, मेटल मीन्स धातु। तो बाई मेटलिज्म एरा वो समय था जब दो मेटल्स के बेस पर हम ट्रेड करते थे, यानी कि ट्रेड जो था वो हमारा दो मेटल्स के बेसिस पर होता था। दो कंट्रीज़ के बीच में सामान के बदले या तो गोल्ड या फिर सिल्वर दिया जाता था। इम्पॉर्टेंट कंडीशन को याद रखिएगा, इस एरा की जो जान है वो यही कंडीशन है कि कंट्रीज़ का बाई मेटलिक होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रेशम्स लॉ इसके कोलैप्स का कारण है, टूटने का कारण है, इसके ख़त्म होने का कारण है, क्योंकि ग्रेशम्स लॉ कन्वर्ट कर देता है बाई मेटलिज्म को यूनिमेटलिज्म। और मैंने जैसे कि अभी कहा कि बाई मेटलिक कंट्री होना इस बाई मेटलिज्म एरा का एक जान है, उसके ख़त्म होते ही बाई मेटलिज्म एरा हमारा ख़त्म हो जाता है। आइए समझते हैं कैसे बाई मेटलिज्म तो यूनिमेटलिज्म होता है और वो फिर कोलैप्स होता है। हम जैसे यहाँ देख रहे हैं, एक इंडिया है, एक जर्मनी है और एक नेपाल है। जर्मनी के पास दोनों मेटल्स हैं, गोल्ड और सिल्वर। नेपाल के पास सिर्फ सिल्वर है और इंडिया के पास सिर्फ गोल्ड है। अब जब ट्रेड होगा हो जाएगा आराम से, क्योंकि जर्मनी जो है हमारा वो एक इंटरमीडियरी का काम करेगा। उसके पास दोनों करेंसी है, वो गोल्ड वाले के साथ गोल्ड के साथ कर लेगा ट्रेड और सिल्वर वाले के साथ सिल्वर के साथ ट्रेड कर लेगा। तो यहाँ जो सिल्वर की कमी है और यहाँ जो गोल्ड की कमी है उसको पूरा यहाँ जर्मनी कर रहा है। अब इसी पिक्चर में अब आता है ग्रेशम्स लॉ। ग्रेशम्स लॉ क्या बोलता है? तो ग्रेशम्स जो थे वो थे फाइनेंशियल एडवाइज़र इंग्लैंड के क्वीन एलिजाबेथ के। ग्रेशम ये बोलते थे कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड। मतलब ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक वो रिसोर्स जो कि बहुत स्कैसिटी में होते हैं और एक वो रिसोर्स जो कि हमारे पास प्लेंटी होते हैं, या जिनको मैं कहूँ जो बहुत एबंडेंट होते हैं। अब जो हमारे पास स्कैसिटी में होते हैं वो ड्राइव्स कर देते हैं हमारे जो एबंडेंट हैं उनको। किस प्रकार? देखिए, इंसान की एक टेंडेंसी है कि जो भी चीज़ हमारे पास कम होती है हम उसको खर्च करना कम कर देते हैं और प्रिजर्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। अब इस कंडीशन में होगा क्या? जर्मनी के पास ऐसा तो नहीं है कि दोनों रिसोर्सेज सफिशिएंट अमाउंट में होंगे, तो वो क्या करेगा, इकोनॉमी से जो भी उसके पास स्कैसिटी में होगा या जो रिसोर्स उसके पास कम होगा, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो सिल्वर हो, उसको इकोनॉमी से वो विड्रॉन कर लेगा और फिर फ्लो में हमारा रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक ही मेटल। अब अगर हम मान लें कि वो गोल्ड को विड्रॉ कर लेता है तो सिर्फ सिल्वर रह गया, और सिल्वर के साथ वो सिर्फ नेपाल से ट्रेड कर सकता है, इंडिया के साथ तो वो ट्रेड ही नहीं कर सकता। तो इस प्रकार ग्रेशम्स लॉ हमारा बायोमेटलिक कंट्रीज़ को कन्वर्ट करता है यूनिमेटलिक में, और यूनिमेटलिक के होते ही ये सिस्टम हो जाता है कोलैप्स। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड। क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड एरा जो था वो तीन कंडीशंस के ऊपर बेस्ड था। तीन कंडीशंस में से एक भी वॉलेट होते ही या तीनों के वॉलेट होते ही ये हमारा क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड एरा भी कोलैप्स हो जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड की तीन कंडीशंस आई कहाँ से? तो ये डेवलप होती हैं हमारी मिंट पार थ्योरी से। तीन कंडीशंस को समझते हैं। पहली कंडीशन कि इंटरनेशनल पेमेंट के लिए जो इस्तेमाल होना चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ गोल्ड होना चाहिए।
टू वे कन्वर्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है गोल्ड और करेंसी के बीच में। अब ये टू वे कन्वर्टेबिलिटी है क्या? तो वो ये है कि अगर मैं बैंक के पास जाऊँ 20 रुपये लेकर, या मान लीजिए 20,000 लेकर, और बैंक से कहूँ कि मुझे 10 ग्राम गोल्ड चाहिए, तो बैंक इसको इजीली कन्वर्ट कर दे। टू वे कन्वर्टेबिलिटी, गोल्ड को करेंसी में कन्वर्ट कर दे इजीली और करेंसी को गोल्ड में कन्वर्ट कर ले, तो हम इसको कहते हैं टू वे कन्वर्टेबिलिटी। तीसरी कंडीशन है हमारे पास नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। कंट्री कोई भी अपनी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पर कंडीशंस नहीं लगाएगा। कंडीशंस लगेंगी, टू वे कन्वर्टेबिलिटी भी ख़राब होगी और इसी तरह से ये कोलैप्स होगा। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम सभी जानते हैं आफ्टर वॉर इफ़ेक्ट्स क्या थे। आफ्टर वॉर इफ़ेक्ट्स ये थे कि कंट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी की नीड थी। उन्होंने क्या किया, अपने जो भी उनकी ऑब्लिगेशंस थी उनकी पेमेंट के लिए उन्होंने मोर एंड मोर जो करेंसी थी उसको छापना शुरू किया। रिज़ल्ट क्या हुआ, गोल्ड रह गया कम, करेंसी हो गई ज़्यादा। अब साथ ही साथ कंट्रीज़ ने एक और काम शुरू कर दिया। उन्होंने क्या शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी करेंसी को डीवैल्यूएशन करना स्टार्ट कर दिया। डीवैल्यूएशन का मतलब है जब गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक करेंसी के फ़्लो को इकोनॉमी में कंट्रोल करके रखे और गोल्ड के रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ते रहें। इस कंडीशन को हम एक और कंडीशन कहते हैं, वो कहते हैं स्टेरिलाइजेशन ऑफ गोल्ड। स्टेरिलाइजेशन ऑफ गोल्ड करेंसी और गोल्ड रिजर्व्स का गेम है। ये गेम क्या है, एक बार वो भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा बन रही थी वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर के बाद, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, कंट्रीज़ में होड़ लग गई, कंपटीशन शुरू हो गया, कौन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, और अपनी करेंसी को जानबूझ के डीवैल्यू उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि अपनी करेंसी की वैल्यू वो लग गए गिराने। अब क्योंकि हमारी इस एरा में इंटरनेशनल पेमेंट्स की जो बेस था वो सिर्फ गोल्ड था, तो कंट्रीज़ के बीच में जो भी व्यापार हुआ उसमें बड़े बड़े कंट्रीज़ ने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया अपनी करेंसी को डिवैल्यू करके, और जो छोटे छोटे कंट्रीज़ थे वहाँ से गोल्ड लेना शुरू कर दिए। अब अपनी इकोनॉमी में गोल्ड के रिजर्व्स बढ़ाते रहे और जो करेंसी थी उसको कंट्रोल में रखा इन्होंने। इसी चीज़ को कहा गया स्टेरिलाइजेशन ऑफ गोल्ड। इस टाइम पे ब्रिटेन ने सस्पेंड कर दी अपनी फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन कन्वर्टेबिलिटी जो थी उसको उसने ख़त्म कर दिया। तो इस प्रकार हमारी तीनों कंडीशंस वॉलेट हुई, कन्वर्टेबिलिटी भी ख़त्म हुई, कंट्रीज़ क्योंकि कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट कर रहे थे तो इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस भी रखने लग गए, और अब सिर्फ गोल्ड एक इंटरनेशनल पेमेंट का बेस नहीं रहा। तो इस प्रकार क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड एरा भी हमारा ख़त्म हो गया। फिर अब वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड की हेगमनी हो जाती है ख़त्म, एक नई सुपर पावर बन जाती है यूएस। अब नई एक सुपर पावर बन जाती है यूएस, तो अब 1944 में ब्रेटन वुड में एक मीटिंग होती है 44 नेशंस की। ब्रेटन वुड यूएस में एक जगह है न्यू हेमिस्फेयर में, 1944 में, कि अब हम कोई ऐसा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम डेवलप करेंगे जो कि स्टेबल हो, एक ऐसा एक्सचेंज रेट डेवलप करेंगे जो कि स्टेबल हो, और ये गोल्ड के इक्विवेलेंट डॉलर को फिक्स किया गया एक स्टेबल एक्सचेंज रेट के तौर पर। अगर मैं ये कहूँ गोल्ड को फिक्स किया गया इक्विवेलेंट टू डॉलर को फिक्स किया गया इक्विवेलेंट टू गोल्ड, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और इस ब्रेटन वुड एरा की ही देन है ये दो इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ एंड आईबीआरडी। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेन काम है उन कंट्रीज़ को हेल्प करना जिनके यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं, वहाँ पर उनको फाइनेंशियली हेल्प देकर उनकी इस डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन को इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करने का काम कराता है आईएमएफ। वहीं दूसरी तरफ जो इंस्टीट्यूशन एक और डेवलप होता है वो है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इस बैंक का मेन काम है कि जो वॉर्स के बाद जो इकोनॉमीज़ हमारी बर्बाद हुई हैं उन इकोनॉमीज़ को डेवलप करने में हेल्प करना इस इंस्टीट्यूशन का काम है। ब्रेटन वुड एरा भी कोलैप्स होता है, क्यों? क्योंकि ट्रिफिन पैराडॉक्स बोलता है जब किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो उस डिमांड के चलते
वो चीज़ एक्सेसिव सप्लाई में आ जाती है और एक्सेस सप्लाई में आते ही उसकी वैल्यू गिर जाती है। और यही कारण था कि ब्रेटन वुड कोलैप्स हुआ, डॉलर की वैल्यू गिरी। हुआ क्या, हुआ ये कि ब्रेटन वुड में हमने डिसाइड कर लिया कि भाई इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए अब गोल्ड की जगह हम डॉलर को ही इस्तेमाल करेंगे। इससे डॉलर जो थी वो सप्लाई में ज़्यादा आ गई। अब सप्लाई में ज़्यादा आ गई तो इसकी हो गई वैल्यू कम। वैल्यू कम हो गई तो लोगों ने गोल्ड जमा करना स्टार्ट कर दिया और इकोनॉमी में डॉलर का फ्लो बढ़ गया। इससे इसको रोकने के लिए उस टाइम पे निक्सन शॉक या निक्सन जो हमारे प्रेसिडेंट थे यूएस के उस टाइम पे, उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो हमारी डॉलर की कन्वर्टेबिलिटी थी गोल्ड में उसको ख़त्म कर दिया। और इसके ख़त्म होते ही ब्रेटन वुड जो एरा था वो भी कोलैप्स हो जाता है। देन आता है हमारा जमाइका एग्रीमेंट। जमाइका में एक एग्रीमेंट होता है 1976 में। अभी तक जितने भी हमने एरा पढ़े वो सब हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के एरा थे। अब यहाँ डिसाइड होता है कि अब हमारा जो एक्सचेंज रेट होगा वो कोई फ़िक्स नहीं होगा डॉलर के अगेंस्ट, गोल्ड के अगेंस्ट, वो अब फिक्स करेंगे मार्केट फोर्सेस। यानी कि डिमांड एंड सप्लाई अब डिसाइड करेंगे मार्केट के रेट को या एक्सचेंज रेट को डिसाइड करेंगे अब डिमांड और सप्लाई के फैक्टर्स। दूसरा, गोल्ड को डीमोनेटाइज किया गया। अभी तक जो हम कह रहे थे कि गोल्ड जो होगा हमारा इंटरनेशनल लेवल पर जो पेमेंट्स होंगी वो गोल्ड में ही होंगी, जी नहीं, अब गोल्ड में पेमेंट नहीं होगी। थर्ड, जो भी IMF के पास जो भी गोल्ड रिजर्व थे उनको उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में वापस कर दो। अगर स्टिल कुछ बच गया है तो उसको यूज़ करो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को डेवलप करने के लिए। तो ये था हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि किस प्रकार मॉनेटरी सिस्टम डेवलप होता है, फिक्स्ड टू फ्लेक्सिबल, किस तरह के एराज आते हैं, बनते हैं और फिर टूटते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।